सबको मिले बीमा, सभी तक पहुंचे बीमा, इसी मंत्र के साथ इंश्योरेंस इंडस्ट्री और सरकार दोनों आगे बढ़ रहे हैं। बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सबसे अहम है इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीरो जीएसटी का प्रस्ताव। अगर 18% की जगह जीएसटी जीरो हो जाए तो ये गेम चेंजर हो सकता है। इससे जीएसटी जीओएम के इस प्रस्ताव पर आगे क्या काउंसिल फैसला लेगा, जीएसटी काउंसिल का क्या विचार होगा और इससे इंडस्ट्री और पॉलिसी धारकों के लिए हिसाब किताब पर कितना असर पड़ेगा, कितना फायदा होगा पॉलिसी धारकों को और इंश्योरेंस कंपनियों पर इसका क्या असर होगा, इसी पर आज हम खास शो लेकर आए हैं। आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, आप हमारे साथ भी शामिल हो सकते हैं। आपके जो भी सवाल है इंश्योरेंस से जुड़े हुए, जीएसटी से जुड़े हुए, वो हमें लाइव कॉल करके आप पूछ सकते हैं। हमारा जो नंबर है 02267549599, इस नंबर पर आप कॉल करिए। और हमारे साथ जुड़े हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के वेटरन नीलेश साठे और आईआरडीए के पूर्व मेंबर नीलेश साठे। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये हमारा लाइव कॉलर शो है जिस पर हमने देखा है कि जब से प्रधानमंत्री ने ऐलान किया और उसके बाद जीओएम के द्वारा रिकमेंडेशन की गई है लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीरो जीएसटी की, तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता है। कई सारे लोगों ने जो अपना फैसला है वो टाल दिया है, जो पॉलिसी लेने जा रहे थे अब उनको लगता है कि हमें पॉलिसी लेने के लिए कुछ और इंतजार करना होगा। तो आपके मुताबिक क्या जो फैसला टालना सही है? जो इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रहे थे उन्हें कुछ वक्त इंतजार करना चाहिए, और जब जो जीओएम का प्रस्ताव है कि 18% से 0% हो जाएगा, नील हो जाएगा, उसके बाद पॉलिसी लेनी चाहिए जिससे आपको 18% का फायदा होगा? या अनुराग जी, हर बार ये देखा गया है कि जब भी जीएसटी में बदलाव आए हैं ना, वो प्रोस्पेक्टिव डेट से आए हैं। रिट्रोस्पेक्टिव डेट से कोई बदलाव नहीं आया है। कहने का मतलब ये है कि आज अगर किसी ने बीमा लिया और उसका जीएसटी जमा किया 18% से, और कल अगर जीएसटी काउंसिल ये निर्णय लेती है कि ये जीएसटी 18% हटा के 0 हो गया, तो ये मत सोचिए कि आपको गवर्नमेंट 18% जो कलेक्ट किया है वो वापस कर देगी। ये कभी नहीं होता है। तो ये अगर लेना है बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो, तो थोड़ा इंतजार करना बेहतर है, क्योंकि अगर समझो जीएसटी कम हुआ और जो होने की संभावना बहुत है, तो उसका फायदा आपको इस साल के लिए नहीं मिलेगा। मगर उसके साथ भी ये भी सोचना चाहिए कि बीमा और हेल्थ इंश्योरेंस जो है, यानी लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जो है, वो आप ईयरली मोड में न लेते हुए आपने अगर मंथली या क्वार्टरली मोड में लिया, तो 18% का एक महीने का जो 1.5 होगा उतना आपको देना पड़ेगा। मगर आगे जब उस पे निर्णय होगा कि इस पे हटा दिया गया है, तो आगे आपको जीएसटी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा सुझाव ये है कि जहां तक हो सके, अगर ईयरली मोड पे लेना है या हाफ ईयरली मोड पे लेना है, थोड़ा रुक जाइए। मगर समझो इंश्योरेंस लेना ही है, जो जरूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस रहे या लाइफ इंश्योरेंस रहे, तो बिना रुके जो स्मॉल किस्त का बीमा होगा, यानी टर्म इंश्योरेंस अगर मंथली मोड में है या क्वार्टरली मोड में है तो वो ले लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस अगर क्वार्टरली मोड में मिलता है या मंथली मोड में मिलता है वो ले लीजिए। दूसरी बात ये है कि अगर रिन्यूअल आपका ड्यू हुआ है, तो ये मत सोचिए कि मैं इसको रोक दूंगा, 2 महीने बाद भरूंगा, क्योंकि रिन्यूअल अगर समय पे नहीं जमा किया, यानी रिन्यूअल प्रीमियम जो होता है वो विद इन डेज ऑफ ग्रेस जमा करना पड़ता है, वरना उसका कवर खत्म हो जाता है। तो अगर है भी समझो रिन्यूअल प्रीमियम ड्यू, अगर विद इन डेज ऑफ ग्रेस है, तो थोड़ा रुक जाइए, आखिरी दिन तक हो सकता है फैसला अगर आ जाए तो आपका जीएसटी बच जाएगा। मगर समझो नहीं आता है तब तक, तो विद इन डेज ऑफ ग्रेस प्रीमियम भर दीजिए। ये 18% का जो आपको भर रहे हो सालों से, वो इस बार भी भर दीजिए, कोई चॉइस नहीं है। मगर पॉलिसी लैप्स मत होने दीजिए, ये मेरी सलाह होगी। सर अब आगे बढ़ते हैं, सर सवाल जवाब का सिलसिला चालू करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, योगेश। योगेश कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं भुसावल से बोल रहा हूँ। भुसावल से बोल रहे हैं, ठीक है, भुसावल से बोल रहे हैं, पूछिए अपना सवाल। हाँ। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, योगेश
भुसावल से आप बोल रहा अपना हूँ सर। फोन म्यूट कर दीजिए योगेश, आप, क्योंकि वो वापस आवाज आप टीवी पे हैं और अपने टीवी का वॉल्यूम एक सर, बार ये म्यूट जो कर है, दीजिए। मेरा पास मम्मी का इंश्योरेंस क्लेम लिया था मैंने, मेडिक्लेम पॉलिसी ओरिएंटल इंश्योरेंस से। हाँ, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, ओरिएंटल इंश्योरेंस से हमने पॉलिसी लिया था मेडिक्लेम। आ रही है सर आपको अभी आवाज? हाँ, आ रही है, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेडिक्लेम पॉलिसी लिए थे, तो सेटलमेंट के बाद सर वो प्रोपोर्शनेट और इंक्रीमेंटल चार्जेस क्या रहते हैं सर? सर, सेटलमेंट के बाद बीमा कंपनी ने प्रोपोर्शनेट और इंक्रीमेंटल चार्जेस काटे थे सर, वो क्या रहते हैं सर? के समय बात कोई रिकवरी नहीं हो सकती है। जब आप क्लेम्स करते हो तो उसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो कवर्ड होती है और कुछ चीजें होती है जो कवर्ड नहीं होती है। तो जो कवर्ड नहीं अच्छा। होती है, जैसे कपास कॉटन जो होता है ना बैंडेज के लिए अगर जो लगता है, वो कवर नहीं होता है, तो वो उसमें से डिडक्ट कर देते हैं। या बहुत ज़्यादा अगर किसी दवाई का या हॉस्पिटलाइजेशन का चार्ज लगा हुआ है जो अनरीजनेबल है, तो वो डिडक्ट हो जाता है। मगर एक बार क्लेम सेटल हो गया तो उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको ये नहीं कह सकती कि हमें आप जो 1000 2000 5000 जो कुछ होगा वो वापस करो क्योंकि हमने उसको डिसअलाउ किया। ऐसे नहीं होता है। आप जब क्लेम जब सबमिट करोगे तो उसी समय सेटल करने के पहले जो इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस है वो काट के इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देती है। तो आगे अगला अगला कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं संदीप। संदीप, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर, औरंगाबाद से बोल रहे सर, छत्रपति संभाजी नगर। छत्रपति संभाजी नगर का। हाँ, पूछिए अपना सवाल। सर, हमने स्टार हेल्थ की पॉलिसी निकाली थी। हेलो। हाँ, पूछिए। सर, हमने क्लेम रीइंबर्समेंट में डाला था सर। ठीक है। हेलो। हाँ, बोलिए सर, हमारा सर हमें बी बाइट हुआ था सर। भाई को 1000 से 2000 मासी काटी थी सर, मधमाशी। हाँ 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 हाँ। सर, कंपनी ने हमारा क्लेम रिजेक्ट कर दिया सर, ओरिजिनल होने के बाद भी। कि अपना ICU चार्ट नहीं है और नॉर्मल कुछ खड़ा खोड़ा ऐसे बोल के कंपनी ने रिजेक्ट किया है क्लेम। सर, क्या करना चाहिए इसके वास्ते? हम तो देखिए, प्रीमियम भर रहे, 3 साल से प्रीमियम भर रहे, ओरिजिनल क्लेम है। मैं बताता हूँ आपको क्या है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी IRDA ने हर इंश्योरेंस कंपनी को इंस्टीट्यूट करने के लिए कहा है। तो स्टार हेल्थ की जो साइट पे आपको ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर का ईमेल ID फोन नंबर मिल सकता है। तो आप सबसे पहले तो उनके यहाँ अपनी शिकायत दर्ज कीजिए। अगर समझो वहां से भी आपको सही जवाब नहीं मिलता है तो ओम्बुड्समन के पास आप जा सकते हो। ओम्बुड्समन को 50 लाख तक की केसेस जो है वो डील करने की अथॉरिटी दी गई है। तो आप ओम्बुड्समन के पास जा सकते हो। जाने के पहले ये देख लीजिए कि जो मधुमक्खियां होती है वो काटने से अगर समझो एडमिट करने की जरूरत पड़ी तो क्या आपके पॉलिसी में ये कवर्ड है क्या? अगर कवर्ड है तो जरूर आप इसके निर्णय के खिलाफ आप ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर के पास अपनी शिकायत दर्ज कीजिए और अगर सेटिस्फाइड नहीं हुए तो आप ओम्बुड्समैन के पास जाइए। ओम्बुड्समैन के पास जा सकते हैं, ये विकल्प है आपके पास। जो पहले तो ग्रीवेंस रेड्रेसल और उसके बाद ओम्बुड्समैन के पास जा सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास पवन जी का है। पवन जी ने हमसे लिख के भेजा है कि जो अब GST तो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर लंबी अवधि का मैंने 3 साल का प्रीमियम दे दिया है तो मुझे क्या GST वापस मिलेगा क्या? नहीं मिलने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि एक बार GST आपने पेमेंट किया कि वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है और गवर्नमेंट के पास गया हुआ पैसा आसानी से तो मिलता ही नहीं है। तो ये भी मिलने की कोई संभावना नहीं है। तो 3 साल का अगर भुगतान आपने किया है तो 18% के हिसाब से आपने जो प्रीमियम भरा है हेल्थ का वो गवर्नमेंट के पास चला गया है, तो वो वापस नहीं मिलेगा। वापस नहीं मिलेगा।
जो भर दिया है। तो सर इसमें अब क्या विकल्प है जिनके साथ जिन्होंने लॉन्ग टर्म पॉलिसी ली थी कि प्रीमियम बच जाएगा, तो उनको तो काफी नुकसान हो गया। नहीं, जिन्होंने पहले ही भर दिया है 3 साल का, उनको तो नुकसान हुआ, मगर जिनका प्रीमियम अब ड्यू है, समझो 3 साल का हो गया टर्म और अब प्रीमियम ड्यू है 3 साल का, तो 3 साल के बजाय वो 1 साल का भर दे। ये बिल ये विकल्प उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि 3 साल के बाद रिन्यूअल पूरे 3 साल का ही करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है। 1 साल का भी विकल्प उन्हें मिलता है। तो अगर पॉलिसी खत्म हो रही है टर्म, तो 1 साल का प्रीमियम भर के रिन्यूअल ले लें, ताकि आगे जब इसमें कटौती हो जाएगी जीएसटी में, तब अगला प्रीमियम आएगा तो उसमें जीएसटी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ सर, अगले कॉलर, लाइव कॉलर हमारे साथ है सूरज। सूरज कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर नमस्कार, मैं भिवंडी से बोल रहा हूँ सर, महाराष्ट्र में। बोलिए। सर मेरा सवाल है, ये जो गाड़ियाँ एक्सीडेंट हो जाती है तो उसकी कुछ सीमा तय की जाती है कि इतने दिनों में आपको इंश्योरेंस के लिए क्लेम करना है, तो ऐसा करना जरूरी रहता है या हम उसके बाद भी कर सकते हैं? देखिए, नॉर्मली वो जरूरी इसलिए होता है कि समझो एक्सीडेंट हो गया और हमने 6 महीने बाद क्लेम किया, तो इंश्योरेंस कंपनी को भी ये बड़ा मुश्किल होता है ये तय करना कि उसका क्लेम कितने अमाउंट का दिया जाए। तो इसलिए जब एक्सीडेंट होता है तो जल्द से जल्द उसका क्लेम सबमिट करना जरूरी होता है। समझो किसी कारणवश, जैसे एक्सीडेंट हो गया, उसमें किसी की मृत्यु हो गई और उसके कारण अगर 1 महीने के अंदर क्लेम सबमिट नहीं कर पाए, तो आप इंश्योरेंस कंपनी को ये रीजन जो है वो देके इसका वेवर मांग सकते हो, और इंश्योरेंस कंपनी देती भी है, क्योंकि ऐसा बड़ी स्ट्रिक्ट तो होती नहीं है इस मामले में। तो मगर कुछ वजह ही नहीं है, एक्सीडेंट हो गया और भूल गए क्लेम करना, फिर 2-4 महीने बाद याद आ गया फिर क्लेम कर रहे हैं, ऐसे मत कीजिए, क्योंकि फिर इंश्योरेंस कंपनी के पास वो जो प्रावधान है उसके मुताबिक वो क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। बिल्कुल। सूरज जी, और कुछ आप पूछना चाहेंगे हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ सवाल, क्योंकि देश के जाने माने इंश्योरेंस वेटरन हमारे साथ मौजूद है। और कुछ सवाल मोटर इंश्योरेंस के अलावा आपका? जी, मुझे हेल्थ से रिलेटेड पूछना था कि कई बार होता है कि हम इंश्योरेंस जो होता है कैशलेस वाला होता है, उसके बाद जो हम लोग हमारा जो मेडिसिन और ये दवाइयों का जो बिल भरते हैं, तो उसका जो तय सीमा होती है उसकी 60 दिन की होती है, तो वो क्या फ्री के लिए भी वही होता है? जैसा हम लोग पहले जो दवाई के लिए एक्सरे कराते या कुछ एमआरआई कराते, उसके लिए भी मतलब सही रहता है, सीमा तय रहता है? मैं बताता हूँ इसके बारे में। क्या होता है कि जो सर्जरी प्लान्ड होती है, जैसे बाईपास सर्जरी होगी या और कुछ होगा, तो उसमें इन्वेस्टिगेशंस पहले किए जाते हैं कि क्या जरूरी है। सर्जरी यानी बाईपास जरूरी है कि एंजियोप्लास्टी से काम हो सकता है, तो उसके पहले जो इन्वेस्टिगेशंस किए हैं वो भी कवर्ड होते हैं। उसी प्रकार से जब आपको डिस्चार्ज मिलता है तो कैशलेस में तो सेटल हो गया, मगर घर आने के बाद भी डॉक्टर कहते हैं कि आपको ये दवाई महीने 2 महीने के लिए लेनी पड़ेगी, या समझो लंबे अरसे के लिए लेनी पड़ेगी। तो हमारी पॉलिसी में ये प्रावधान होता है, हमारी का मतलब है किसी भी पॉलिसी में, कि ऑपरेशन के बाद यानी डिस्चार्ज के बाद कितने महीने तक का मेडिसिन का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी देगी। अगर कैशलेस है तो सेटल तो हो गया है, तो आपको ये सेपरेटली क्लेम करना होगा कि 1 महीने में अगर समझो आपने और 10,000 की दवाई ली है या फिजियोथेरेपी ली है या कुछ और होगा, और वो अगर पॉलिसी के टर्म्स के तहत है, तो आपको वो मिल सकता है। बिल्कुल, आप भी इस शो में शामिल हो सकते हैं। कॉल करिए, इंश्योरेंस से जुड़े हुए जो भी सवाल है आपके, जीएसटी जो कम होने वाला है उसको लेकर आपकी कुछ असमंजस है कि आपको प्रीमियम पे कितनी राहत मिलेगी या अभी आपको प्रीमियम भरना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो शो के दौरान ही आप कॉल कर सकते हैं। हमारा लाइव नंबर है 02267549599। एक बार फिर मैं ये नंबर दोहरा रहा हूं, 02267549599। इस नंबर पर आप कॉल करिए और हमारे साथ मौजूद है देश के जाने माने इंश्योरेंस एक्सपर्ट, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के वेटरन, आईआरडीए के पूर्व मेंबर नीलेश साठे जी। तो आप हमें सवाल भेजिए, व्हाट्सएप पे भी सवाल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अगले कॉलर है हमारे साथ आशुतोष जुड़े हैं। बताइए आशुतोष, कहां से बोल रहे हैं आप?
सर नमस्कार। मैं बनारस से बोल रहा हूँ। मेरे 2 सवाल हैं। पहला मेरा जो सवाल है वो ये कि मेरा जो भी वर्तमान में हेल्थ इंश्योरेंस है वो ऑफिस से मिल रखा है, तो क्या मुझे पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए? अगर हाँ तो कौन सा आप रिकमेंड करेंगे? और मेरी प्रायोरिटी ये है कि जो मैं प्लान लूँ उसमें पेरेंट्स भी कवर हों। ठीक है। क्या होता है कि कई बार हम जब नौकरी में रहते हैं ना, तो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस के तहत हमारे एम्प्लॉयर जो है वो हमें ग्रुप इंश्योरेंस के तहत हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं। होता क्या है कि अगर रिटायर हो गए या कहीं नौकरी छोड़ दिए, दूसरी नौकरी ली, तो उस समय बीमा लेने की बात छूट जाती है। तो इसलिए साइमल्टेनियसली अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इंडिविजुअल ली है तो अच्छा है, नहीं ली है तो लीजिए। ये इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आप अपने पेरेंट्स को, बच्चों को, बीवी को, सबको कवर कर सकते हो। खैर उसका प्रीमियम ऑब्वियसली आपको देना पड़ेगा, मगर आप पेरेंट्स को भी कवर कर सकते हो। होता क्या है कि जब हम पेरेंट्स को कवर करते हैं तो प्रीमियम बढ़ता है, क्योंकि उनकी उम्र भी ज़्यादा है और उनको कुछ होने की संभावना भी ज़्यादा है। तो ये भी ध्यान में रखिए कि जैसे कि समझो आपका इंडिविजुअल इंश्योरेंस अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस का लिया और उसका प्रीमियम समझो 10,000 आ रहा है, तो पेरेंट्स को अगर जोड़ दिया जाए तो ये मत सोचिए कि तीनों का मिला के 30,000 आएगा। हो सकता है वो 35,000 भी आ सकता है। तो मगर लेना ज़रूरी है तो ज़रूर लीजिए, क्योंकि अगर नौकरी जाती है या छोड़ देते हैं तो तब हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होगा नहीं, और उस समय हो सकता है टेंशन के कारण कुछ ना कुछ हो भी सकता है, तो उस समय आपको हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत ज़्यादा हो सकती है। इसलिए साइमल्टेनियसली ले लीजिए, और अगर क्लेम आता है ना तो दोनों जगह से आपको क्लेम मिल सकता है। एम्प्लॉयर ने जो ली है पॉलिसी उसमें भी क्लेम मिल सकता है, और अगर उससे ज़्यादा रकम का हमें खर्चा हुआ है तो वो इंडिविजुअल से भी आप ले सकते हो। तो आपको अपनी पर्सनल पॉलिसी भी लेनी चाहिए, एम्प्लॉयर के पॉलिसी पे ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अगला कॉल हमें आया है सागर का। सागर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी सर, मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ। राजस्थान में किस जगह से? हेलो हेलो। हाँ सर, जयपुर से मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरा सवाल ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं और डिस्चार्ज होते हैं तो हमारे नाम की स्पेलिंग में कुछ गलतियां हो जाती हैं। ऐसे में इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से हमें कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस पर हमें क्या स्टेप लेने चाहिए? आपकी तरफ से क्या सुझाव होगा इस पर? सागर जी, पहली बात तो यह है कि जब हम बीमा लेते हैं और प्रस्ताव भरते हैं ना, तो हमारे आधार कार्ड में जो नाम होगा वही नाम वहाँ दर्ज करना चाहिए। कई बार होता ऐसे है कि एजेंट कोई दोस्त होता है तो वो जैसे लिख दिया उसने बंटी श्रीवास्तव। अरे भाई, तुम बंटी कहते हो मगर उसका असली नाम जो रिकॉर्ड पे है वो बंटी तो है नहीं। तो ये एक बार चेक कर लेना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमें जब प्रस्ताव भरते हैं तो एक बार नज़र उसके ऊपर डाल दीजिए कि सही सब जो इन्फॉर्मेशन भरी है, एड्रेस भरा है, पूरा नाम ठीक ढंग से लिखा है कि नहीं, नॉमिनी का नाम ठीक ढंग से लिखा है कि नहीं, ये एक बार देख लीजिए। दूसरा, जब आपके पास पॉलिसी आती है तो हो सकता है वो जो डेटा एंट्री करने वाला बाबू होगा उससे भी गलती हो सकती है। तो ये भी एक बार चेक कर लीजिए कि प्रस्ताव में हमने जो डिटेल्स दिए हैं वही सारे मेरे पॉलिसी में आए हैं कि नहीं। तो ये प्रिकॉशन लेनी चाहिए, और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ये मैं सबके लिए कहता हूँ कि थोड़ा समय निकालिए। जब हम ये लाइफ के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस जो है वो तो 20-30 साल का लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी जो लेते हैं बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो उसमें इतनी बेपरवाही मत कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। एजेंटों को जो सवाल है वो पूछिए, इसमें क्या क्या कवर्ड है, क्या कवर्ड नहीं है। हमें चौकन्ना रहना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ ना तो क्लेम रिजेक्शन की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो वन हैज टू बी केयरफुल। कुल तो ये क्लेम रिजेक्शन से बचने के लिए केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर मैं आपको हमारा जो लाइव कॉलर का नंबर है वो बताना चाहूँगा, 02267549595। आप भी अगर इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल है तो हमें कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करिए, हम उसे शो में शामिल करेंगे। व्हाट्सएप नंबर भी आपकी स्क्रीन पर
फ्लैश हो रहा है। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल ईटी नाउ स्वदेश पे भी अपना सवाल भेज सकते हैं और हम आपके सवाल को शो में शामिल करेंगे। 02267549599 ये है हमारा इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ जो स्पेशल शो है उसका लाइव कॉलर नंबर। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। सवाल जवाब का सिलसिला नीलेश साठे के साथ जारी रहेगा। तुरंत हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे स्पेशल शो में नीलेश साठे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के वेटरन हमारे साथ बने हुए हैं। नीलेश सर, आपसे एक चीज मेरा व्यक्तिगत सवाल भी पूछना चाहता था, क्योंकि ये इस पे चर्चा बनी हुई है कि काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है इंश्योरेंस कंपनियों को नहीं मिलेगा अगर जीएसटी जीरो कर दिया जाता है, तो उसके बाद जो इंश्योरेंस कंपनियां कुछ प्रीमियम में ज़्यादा पास ऑन नहीं कर पाएगी, हो सकता है कि प्रीमियम बढ़ भी जाए। लेकिन आपकी इस पे क्या राय है? और जो पुराने पॉलिसी होल्डर है जिन्होंने 5 साल पहले 10 साल पहले अगर टर्म इंश्योरेंस लिया था तो उनके लिए तो फायदा होगा ही, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उनके लिए तो पूरी 18% की बचत होगी अगर हम 18% से जीएसटी जीरो हो जाता है तो। अनुराग जी, आपने जो कहा बिल्कुल सही है कि जिसने पहले ही बीमा लिया है उसका प्रीमियम बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से प्रीमियम जो है वो आगे बढ़ाने की उसमें प्रोविजन होती ही नहीं है। मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं। उसके ऊपर जीएसटी जो आप भर रहे थे वो आपका बच जाएगा, पूरा 18% बच जाएगा। मगर ये नहीं हो सकता कि जीएसटी हट गया तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कंपनी को नहीं मिला तो उन्होंने आपका प्रीमियम बढ़ा दिया। प्रीमियम बढ़ाना है तो प्रोस्पेक्टिव डेट से ही आएगा, यानी अगर जिनको आगे चल के बीमा लेना है उन्हीं के लिए, जैसे आपके लिए समझो 100 रुपए का प्रीमियम होता था, जो 100 ही कंटिन्यू होगा, 18% आपका जीएसटी बच जाएगा। मगर कल चल के अगर किसी को आप ही के उम्र के बंदे को अगर बीमा लेना है तो हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनीज को जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता था वो अब नहीं मिलने के कारण 1-2% से 3% तक के प्रीमियम बढ़ सकता है। तो वो 100 का 103 हो सकता है, मगर वो उनके लिए होगा जो आगे बीमा लेंगे। जिन्होंने पहले ही लिया है उनका प्रीमियम कभी बढ़ता नहीं है। थोड़ा ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक क्या होता था कि इंश्योरेंस कंपनी जब प्रीमियम निकालती थी ना तो उसमें मॉर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी, हॉस्पिटल यानी मेडिक्लेम जो है उसमें मॉर्बिडिटी कहते हैं, उसका एजम्पशन जो है वो 75-80% का वो एजम्पशन होता था, जिसके ऊपर जीएसटी है ही नहीं। एक्सपेंसेस का दूसरा लोडिंग होता था, करीबन 15-20% तक का एक्सपेंसेस होता है, उस पर 18% का उनको बेनिफिट मिलता था पहले। यानी अगर 115% का लोडिंग किया है तो 15 के ऊपर 18% यानी 2.7 होता है, तो ₹2.70 के उनको इंश्योरेंस कंपनीज को बेनिफिट मिलता था, जो आगे चल के मिलेगा नहीं। तो कंपनीज के पास दो विकल्प है। एक तो जो प्रॉफिट लोडिंग किया है उसमें से ये 2.7 का जो नुकसान हो रहा है वो एब्सॉर्ब कर ले, या वो कस्टमर को ट्रांसफर करे यानी प्रीमियम बढ़ाए। तो दो विकल्प में से कौन सा विकल्प इंश्योरेंस कंपनी चूज करती है वो उनका निर्णय हो सकता है। बिल्कुल। अगले कॉलर क्या हमारे धोखा साथ है? प्रशांत जुड़े हैं। प्रशांत, कहां से बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। पूछिए अपना बोलिए। सवाल। सर, मेरा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए मैंने अपनी कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है और मैंने अपना अलग से भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ है सुपर टॉपअप, अगर मेरे साथ कोई ऐसी इमरजेंसी होती है जहां पर मेरा कंपनी का इंश्योरेंस एग्जॉस्ट हो जाता है तो मैं सुपर टॉपअप क्लेम कर सकता हूँ। तो उस केस में मैं पेपर वर्क कैसे करूंगा? क्योंकि अगर जैसे मेरा जो ओरिजिनल एम्प्लॉयर होगा या जो इंश्योरेंस है, अगर मैं वहां पे सबमिट कर चुका हूँ अपने समझ ओरिजिनल गया। कागज, तो फिर क्या मैं दूसरे इंश्योरेंस पे फिर मैं कैसे बची हुई अमाउंट को क्लेम कर सकता हूँ? समझ गया मैं। पहली बात तो ये है कि जब हमारा क्लेम आता है ना, तो अगर दो पॉलिसी है, दो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज के पास भी है समझो, तो दोनों को इंटीमेट करने की जरूरत होती है। और ये इंटीमेट करना है दूसरी कंपनी को कि मेरा ग्रुप इंश्योरेंस का हेल्थ क्लेम का जो क्लेम है वो मैं इस कंपनी को सबमिट कर रहा हूं, और जो उसके बियॉन्ड जो होगा वो मैं आपको सबमिट करूंगा। तो जब ये आप इंटीमेट करते हो ना पहले इंश्योरेंस कंपनी को, जो कि आपकी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी होगी, तो उन्होंने समझो 10 लाख के क्लेम में समझो उनका कवर 5 लाख का है तो 5 लाख सेटल कर देंगे, और बाकी जो क्लेम है उसके लिए वो आपको ये सारे कागजात जो है उनकी कॉपी भेजेंगे,
या एक लेटर देंगे कि 10 में से 5 हमने सेटल किया है, 5 आप दूसरी कंपनी के साथ अप्लाई कीजिए। तो वो वहाँ से फिर सेटल होता है। आपको फिर से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पुराने कंपनी से मांग के दूसरे कंपनी के पास देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये ऐसी प्रोसीजर उसमें होती है। सर हमारे साथ दीपक जुड़े हैं। दीपक कहाँ से बोल रहे हैं आप? बात कर रहा हूँ। नमस्कार। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरा सवाल पूछूं? बोलिए। तो मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन में भी काम करता हूँ। जो दिक्कत आती है ग्राहकों को वो इस प्रकार है कि अगर वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए और वहां पर कैशलेस की सुविधा नहीं हो और बिल सबमिट कर देने के बाद कोई पैनल ऐसा निकल के आता है उसको इंश्योरेंस कंपनी का कि वो कहता है कि एडमिट करने की जरूरत ही नहीं थी और वो क्लेम डिनाई कर देती है। तो ये चल सकता है कि हम ऐसी मांग ऐसी नहीं हो सकती, ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि जहां पर इंश्योरेंस कंपनी काम करती है उस गांव में कोई तो हॉस्पिटल या डॉक्टर ऐसा अपॉइंटमेंट होना चाहिए कि उसने जाके तय करना चाहिए कि एडमिट होने की जरूरत थी या नहीं थी। ये बहुत दिक्कत आती है ग्राहकों को। पहली बात तो मैं आपकी सराहना करता हूं कि आप कस्टमर्स को हेल्प करने के लिए काम कर रहे हो, बहुत अच्छा है। ये दिक्कत कब आती है मैं बताता हूं। जैसे किसी गांव में एक्सीडेंट हो गया, अब एक्सीडेंट होने के बाद स्वेलिंग आ गई, तो एक्सरे हो गया, एक्सरे में कुछ दिख नहीं रहा है कि हड्डी जो है टूटी है। फिर भी कभी ये देखा गया है कि हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और 24 घंटे से ज़्यादा एडमिशन के बाद जो क्लेम है वो मिल जाता है। तो ऐसे समय इंश्योरेंस कंपनी भी, उनके पास भी डॉक्टर्स होते हैं, तो वो ये तय करते हैं कि इसके लिए ज़रूरी था कि नहीं एडमिशन। और केवल स्वेलिंग आई है और एडमिट हुआ है तो क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है, जो कि वाजिब भी है। जैसे एक कैटरेक्ट की ऑपरेशन होती है। कैटरेक्ट में आपको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, घंटे 2 घंटे में आप घर से आ सकते हो। मगर समझो कहीं कैटरेक्ट के ऑपरेशन के लिए किसी ने एडमिट करवा लिया और फिर हॉस्पिटल का चार्ज लग गया, तो इंश्योरेंस कंपनी इसे रिजेक्ट कर सकती है। ये प्रावधान हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, यानी आपका जो कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पॉलिसी के तहत, उसमें ये लिखा हुआ होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार जब भी आप एडमिट हुए हो तो क्लेम मिलेगा ही, मगर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में क्लेम मिलता है। अगर वो ज़रूरी एडमिशन ज़रूरी है ही तो मिलता है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल। अगले कॉलर हमारे साथ है अतुल जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? अतुल कोठारी फ्रॉम मुंबई। पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है कि मेरा नीवा बुप्पा के साथ हेल्थ इंश्योरेंस है। आई एम 70 ईयर ओल्ड। अगर मुझे एजेंट चेंज करना है, अभी मेरा एजेंट स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, बट मुझे सर्विस अच्छी नहीं मिल रही है और मुझे एजेंट चेंज करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ आपने अगर ग्रुप इंश्योरेंस के तहत इंश्योरेंस लिया है तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ उनका टाई अप है कि उनके जो कस्टमर्स होंगे वो कस्टमर्स वो उनको बीमा दे सकते हैं। मगर समझो आपने इंडिविजुअल पॉलिसी ली तो आप जो चाहे उसको एजेंट के अंडर ले सकते हो, नहीं ऐसी बात नहीं है। मगर ये अगर ग्रुप इंश्योरेंस के तहत है तो वो आपको एजेंट आप बदल नहीं सकते। है तो एजेंट नहीं बदल सकते हैं। बहुत सारे सवाल हैं लेकिन वक्त की कमी है तो इस शो को यही समाप्त करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश साठे सर, आपने सवाल लिए दर्शकों के, और ये भी इंटरेस्टिंग था कि देश के अलग अलग हिस्सों से आज हमें सवाल आए थे, मुंबई से, बनारस से, जयपुर से, हर तरह के जो सवाल थे उनको आपने काफ़ी बारीकी से आंसर दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें वक्त देने के लिए। तो ये था हमारा इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ स्पेशल शो, जहां पर हमने आम लोगों के जो सवाल है इंश्योरेंस से जुड़े हुए और जीएसटी से जुड़े हुए जो लोगों में कंफ्यूजन है कि जीएसटी घट जाएगा तो उसके बाद तक उन्हें इंतजार करना चाहिए या अभी ही नई पॉलिसी लेनी चाहिए, तो ये हमने जो लोगों का कंफ्यूजन था वो दूर किया हमारे एक्सपर्ट नीलेश साठे ने। वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। धन्यवाद।